तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि नारुतो और साकुरा उस स्क्रोल को खोलने लगते हैं और तभी इस स्क्रोल के अंदर एक समनिंग जुत्सु लिखा होता है। नारुतो और साकुरा दोनों उस स्क्रोल को दूर फेंकते हैं। उस स्क्रोल में से धुआं निकल रहा होता है और तभी इरुका सेंसेई उसमें से बाहर निकलते हैं। इरुका बताता है कि वो लकी है कि उसे नारुतो की टीम का मैसेंजर बनने का मौका मिला है। टीम 7, तुम टावर तक पहुंच चुके हो और तुम इस टेस्ट में पास होते हो और नारुतो तुम्हें मैं एक रामन की पार्टी दूंगा। ये सुनकर नारुतो खुश हो जाता है और इरुका सेंसेई के गले लग जाता है। सासुके पूछता है कि अगर ये लोग टेस्ट के बीच में ही इस स्क्रोल को खोल देते तो क्या होता। इरुका बताता है कि अगर बीच टेस्ट में ही इरुका समन हो जाता तो वो पूरी की पूरी टीम को नॉकआउट कर देता और कोई भी टीम इस स्क्रोल को ना देखे। इसीलिए ये रूल बनाया गया था, क्योंकि कई बार निंजास को एक जगह से दूसरी जगह पर इन स्क्रोल्स को लिखकर जाना होता है और इन स्क्रोल्स के अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है और एक निंजा को सिर्फ अपने मिशन से ही मतलब होना चाहिए और उसे कभी भी इन स्क्रोल्स को खोलकर इनमें लिखी हुई इंफॉर्मेशन को नहीं पढ़ना चाहिए। और इसके बाद इरुका सेंसेई उन तीनों को अगले एग्जाम की तैयारी करने के लिए बोलता है। इस तरफ अंको थर्ड होकागे को अपने कर्स मार्क्स दिखाती है जो कि ओरोचिमारू ने उसे दिए हैं। ओरोचिमारू 3 लेजेंडरी सानिन्स में से एक है, पर हमने तो सुना था कि वो मर चुका है, तो वो हमारे विलेज में क्या करने आया है। इसके बाद एक निंजा एक रेडियो के थ्रू थर्ड होकागे को बोलता है कि टोटल 21 निंजास ने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है और अब उन्हें प्रिलिमिनरी टेस्ट करना होगा। लॉर्ड होकागे बोलते हैं कि उन्हें इस टेस्ट को कंटिन्यू करना ही होगा और ओरोचिमारू पर भी नजर रखनी होगी। अब इसके बाद सारे चुनिन, जुनिन और गेनिन एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर एक हैंड साइंस का एक बहुत बड़ा सा स्टैचू भी बना होता है। लॉर्ड होकागे, इबिकी, माइट गाए, ये सब के सब यहाँ पर होते हैं और सभी निंजास एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि सभी के सभी लोग पास हो चुके हैं और पास हुई टीम्स में नारुतो की टीम, कीबा की टीम, हिनाटा की टीम, ये सभी के सभी होते हैं। नेजी, काबुटो और गारा की टीम भी इसमें पास हो जाती है और साउंड विलेज की वो टीम भी होती है जिसे ओरोचिमारू ने सासुके के साथ फाइट करने के लिए भेजा था। गाय काकाशी को देखकर बोलता है, हाँ तो काकाशी, क्या तुम रेडी हो? तुम्हारी टीम पास हो गई है, पर अब थर्ड टेस्ट एबिलिटी का है, तुम्हारी टीम इसमें नहीं टिक पाएगी। और काकाशी माइट गाय की तरफ देखकर बोलता है, हाँ क्या तुमने कुछ कहा है? मुझसे बात कर रहे हो क्या? काकाशी ने इतना गंदा इग्नोर किया इस बंदे को कि ये बौखला जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। ये देखकर गाय आग बबूला हो जाता है और बोलता है, ठीक है, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, तू देखता रहियो काकाशी। इसके बाद थर्ड होकागे अगले टेस्ट के रूल्स बताने लगते हैं। ये एग्जाम एक शिनोबी की एबिलिटी और अलायंस नेशंस के बीच में फ्रेंडशिप को बढ़ाने के लिए है, लेकिन ये चुनिन एग्जाम इसीलिए कराया जाता है ताकि हर एक विलेज की स्ट्रेंथ का पता चल सके और हर एक विलेज अपने हुनर को दर्शा सके अपने गैनिन्स की हेल्प से। पुराने जमाने में नेशंस ये पता लगाने के लिए कि कोई विलेज कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फिजूल में फाइट किया करते थे, इसीलिए ये चुनिन एग्जाम बनाया गया, जिससे कि हर एक नेशन अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है और अपनी पावर को दर्शा सकता है और जो भी विलेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ऑब्वियसली उसी को ज्यादा से ज्यादा जॉब्स दी जाएंगी बजाय उनके जो वीक है। और इस टेस्ट को सिर्फ गैनिन्स ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आगे वाली जनरेशंस जो होती हैं उन्हीं से किसी भी विलेज की असली ताकत का पता चलता है और इसी के बेसिस पे उनका नेशन बाकी के नेशन से कंपेयर किया जाता है कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग है। और तभी एक निंजा यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि इस एग्जाम के शुरू होने से पहले उसे कुछ बोलना है। इस बंदे का नाम हयाते होता है, हयाते गेको, और ये हयाते बहुत अजीब सा डरावना सा दिख रहा होता है। तुम्हें मेन एग्जाम से पहले एक प्रिलिमिनरी टेस्ट देना होगा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और साकुरा बोलती है कि अगर इन्हें टेस्ट देना ही है तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट क्यों रखा है भाई, सीधा टेस्ट करवाओ हमारे। हयाते बोलता है, दरअसल किसी को भी नहीं लगा था कि इतने निंजास इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। ये टेस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कम करने के लिए किया जाता है। पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोग इस थर्ड टेस्ट को देखने के लिए आएंगे और इसलिए हम उन स्पेशल गेस्ट्स का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। 1 वर्सेस 1 का एक टेस्ट होने वाला है, जिसको क्विट करना है वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। और तभी सासुके के कर्स मार्क्स में फिर से दर्द होने लग जाता है और साकुरा ये देखकर सासुके को बोलती है कि उसे क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके कर्स मार्क्स में अभी बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। नारुतो को इसके बारे में नहीं पता होता और सासुके साकुरा को चुप करा देता है और साकुरा रोने लगती है। लॉर्ड होकागे हांको से पूछते हैं कि इस सासुके का क्या करना है और हांको बोलती है कि सासुके का कर्स मार्क उसका चाकरा खा रहा है, जिसकी वजह से वो मर भी सकता है। साकुरा फिर से सासुके को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सासुके उसकी बात नहीं मानता और साकुरा सोचती है कि वो सबको हाथ खड़ा करके सासुके के कर्स मार्क के बारे में बता देगी। और जैसे ही वो हाथ खड़ा करने लगती है तभी सभी लोग हैरान रह जाते हैं और हम देखते हैं कि साकुरा से पहले काबुटो ने अपना हैंड रेज कर लिया है और बोलता है, मैं क्विट करता हूँ। काबुटो बताता है कि वो बहुत ज्यादा थक चुका है और लगातार 2 एग्जाम देने के बाद तुरंत थर्ड एग्जाम देने के लिए वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। इसके बाद उसका टीममेट काबुटो से पूछता है, क्या कर रहा है बेवकूफ? काबुटो बोलता है, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है और आगे का काम तुम लोग संभाल सकते हो। होकागे पूछते हैं कि लड़का पहले भी ऐसा कर चुका है, ये हर बार एंड एग्जाम में आकर क्विट कर देता है। हांको काबुटो की हिस्ट्री के बारे में बताती है। काबुटो स्कूल टाइम से ही एक एवरेज किड रहा है और इसने 2 अभी तक C रैंक और 14 D रैंक मिशंस कंप्लीट किए हैं। अकेडमी में आने से पहले ये लड़का एक डेड एनिमी के बगल में मिला था और एक जोनिन इसे अपने साथ लेकर यहाँ पर आ गया था। काबुटो जाते जाते सोचता है कि ओरोचिमारू के यहाँ पर होते हुए उसे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि साउंड विलेज का ये जो लीडर होता है इनके टीम का, ये और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू ही होता है, जिसने अपना फेस बदला हुआ होता है। साकुरा फिर से हैंड रेस करने लगती है पर सासुके उसका हाथ रोक लेता है। साकुरा, मैं एक अवेंजर हूँ, मेरे लिए ये एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर मैं मर भी जाऊँ, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, समझो मेरी बात को। और उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग निंजा से फाइट करनी होगी और इस वक्त यहाँ पर सबसे बेस्ट के बेस्ट निंजास मौजूद
मौजूद हैं। नारुतो भी सास्के को समझाता है कि शायद उसे रेस्ट ले लेनी चाहिए, पर सास्के बोलता है क्यों डर गया मेरे से, मुझे तुझसे फाइट करनी है। इसके बाद हयाते प्रीलिमिनरी राउंड को शुरू कर देता है। तो अब क्योंकि 20 गेनिन्स बच चुके हैं तो 10 मैचेस होंगे और 10 निंजासी इस एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। और इस राउंड में कोई भी रूल नहीं है। एक गेनिन को तब तक फाइट करनी है जब तक ओपोनेंट मर नहीं जाता या अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर लेता या फिर फिजिकली फाइट करने के काबिल नहीं रहता। हयाते अपने पीछे की डिस्प्ले को ओपन करता है और बताता है कि 2 निंजास के नेम रैंडमली चूज किए जाएंगे और ये दोनों निंजास आपस में फाइट करेंगे। डिस्प्ले ऑन होता है और सबसे पहले सास्के का नाम आता है और उसकी फाइट काबूटो के एक टीममेट से होती है जिसका नाम योरोई होता है। ये दोनों आगे आते हैं और बाकी सभी लोग ऊपर चले जाते हैं। काकाशी जाते जाते धीरे से सास्के को बोलता है, सास्के अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस शारिंगान को यूज नहीं करता, क्योंकि अगर फाइट के वक्त तुम्हारी हालत ज्यादा खराब हो गई तो मैं खुद ही इस फाइट को रोक दूंगा। सास्के ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसे रियलाइज होता है कि काकाशी को उसके कर्स मार्क के बारे में पता चल चुका है। सास्के और योरोई में फाइट शुरू होती है और योरोई सास्के के ऊपर शूरिकेन्स को फेंकता है। सास्के भी अपने शूरिकेन्स फेंकता है, पर तभी उसे अपनी गर्दन में पेन महसूस होता है और सास्के नीचे गिर जाता है। तभी योरोई सास्के के ऊपर हमला कर देता है, पर सास्के उसे डॉज करके योरोई को अपने लेग्स में दबोच लेता है। योरोई अपने हाथ को चाकरा में कवर करके सास्के की चेस्ट के ऊपर रख देता है और उसे पंच मार के पीछे हो जाता है। सास्के देखता है कि उसकी बॉडी में से चाकरा एब्जॉर्ब हो चुका है और योरोई सास्के के सर को पकड़कर उसका और भी चाकरा एब्जॉर्ब करने लगता है और सास्के किसी तरह से किक मार के उसे दूर फेंक देता है और उसे और चाकरा को एब्जॉर्ब करने से रोकता है। ऊपर से नारुतो सास्के को चिढ़ा रहा होता है, क्या हुआ सास्के, क्या तुम बस नाम के उचिया हो, क्या तुम्हें ताकत नहीं बची, ये कैसे लड़ रहे हो तुम। नारुतो की बातें सुनकर सास्के में कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सास्के उसके हर एक अटैक को डॉज करता है और अचानक से उसके फेस के ऊपर एक किक मारकर उसे हवा में उछाल देता है। सभी लोग इस मूव को देखकर हैरान रह जाते हैं, स्पेशली रॉकली और गाई सेंसे, क्योंकि ये मूव रॉकली का लॉयन बैरेज मूव था जो कि उसने तब यूज किया था जब एग्जाम से पहले उसकी सास्के के साथ फाइट हुई थी। यानी कि शारिंगान की हेल्प से सास्के ने रॉकली की इस मूव को कॉपी कर लिया है। अब सास्के योरोई के पीछे आ जाता है बिल्कुल रॉकली की तरह, पर तभी उसका कर्स मार्क एक्टिव हो जाता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी में फैलने लगता है और बहुत कोशिश करने के बाद सास्के उन मार्क्स को सप्रेस कर देता है। आंको ये देखकर हैरान रह जाती है कि भला ये कर्स मार्क्स रिवर्स कैसे हो गए। इसके बाद सास्के किक मारकर योरोई को नीचे गिरा देता है और अपनी एक फाइनल किक उसके पेट के ऊपर मारकर उसे नॉकआउट कर देता है। रॉकली और गाई सेंसे अपने मन में सोचते हैं कि सास्के सचमुच बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है, क्योंकि उसने बस एक ही बार में रॉकली की उस किक को मास्टर कर लिया है। हयाते सास्के को विनर डिक्लेयर कर देता है और नारुतो और साकुरा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। काकाशी सास्के को संभालता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नारुतो साकुरा से पूछता है कि क्या सास्के के साथ कुछ हुआ है क्या, पर साकुरा मना कर देती है उसे कुछ भी बताने से। दरअसल सास्के ने साकुरा को बोला था कि वो नारुतो को इन मार्क्स के बारे में कुछ ना बताए, क्योंकि फिर वो बेकार में टेंशन लेगा इसकी और कुछ कर भी नहीं पाएगा। हयाते अगले राउंड के लिए नाम डिस्प्ले करता है और इस बार शिनो और साउंड विलेज के जाकू का नाम आता है। दोनों आगे आते हैं फाइट के लिए। हिनाटा कीबा से पूछती है कि क्या शिनो ठीक से लड़ पाएगा। कीबा बोलता है कि शिनो वो आखिरी इंसान होगा जिससे कीबा कभी लड़ना चाहेगा। जाकू के हाथ के ऊपर पट्टियां बंधी होती हैं, क्योंकि जाकू के आर्म्स को सास्के ने तोड़ दिया था जब पहले उनकी फाइट हुई थी पिछले पार्ट में। शिनो जाकू को वार्न करता है कि फाइट करने के बाद वो क्रिटिकल हो सकता है, अभी भी मौका है, तुम क्विट कर सकते हो। लेकिन जाकू उसकी बात नहीं सुनता और अपनी एक आर्म बाहर निकालकर शिनो पर हमला कर देता है, पर शिनो उसके अटैक को रोक लेता है। पर तभी जाकू अपने दूसरे हाथ को निकाल के अपनी साउंड टेक्निक को यूज करता है और शिनो नीचे गिर जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि काकाशी सास्के को कहीं पर लेकर जाता है और अपने ब्लड से सास्के के चारों तरफ और उसकी बॉडी के ऊपर कुछ लिख देता है। इसके बाद काकाशी कुछ हैंड साइंस बनाता है और सास्के चिल्लाने लगता है और जो कुछ अभी काकाशी ने लिखा था वो सब कुछ काकाशी के कर्स मार्क के अंदर चला जाता है और उस मार्क के बाहर एक सर्कल बन जाता है और काकाशी बोलता है कि उसने इस सील को थोड़ी देर के लिए टेम्पररी बंद कर दिया है। और तभी सास्के बेहोश हो जाता है, पर तभी ओरोचिमारू यहाँ पर आ जाता है। ओरोचिमारू काकाशी से बोलता है, काकाशी तुम काफी बड़े हो गए हो, तुम इतने काबिल हो गए हो कि अब सीलिंग जुत्सु को भी यूज कर सकते। भाई साहब भाई सीधा ही आ गए ओरोचिमारू तो। काकाशी ओरोचिमारू को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। ओरोचिमारू तुम यहाँ पर? माफ करना काकाशी, लेकिन मुझे सास्के से कुछ काम है। तुम्हें क्या चाहिए सास्के से? अरे अरे थोड़ा आराम से यार, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम्हारे पास वो शारिंगान तो नहीं थी, मुझे भी चाहिए उच्चिहा की ताकत। काकाशी बोलता है, अच्छा तो ये बात है, तुम्हें सास्के की शारिंगान चाहिए। ओरोचिमारू आगे बढ़ने लगता है और काकाशी अपना लाइटनिंग ब्लेड जुत्सु ऑन कर देता है और बोलता है, भले ही तुम 3 लेजेंडरी सानिन्स में से एक हो, पर मुझे परवाह नहीं, सास्के के पास आने की सोचना भी मत तुम। बेचारे काकाशी तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। मैं सास्के के करीब नहीं जाऊंगा, बल्कि ताकत की तलाश में सास्के खुद मेरे पास आने वाला है और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। और ओरोचिमारू यहाँ से गायब हो जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि जाकू के हमले के बाद शिनो का बाल भी बाका नहीं होता और अपने शरीर से छोटे छोटे कीड़ों को बाहर निकालता है। भाई कीड़े निकाल दिए इसने, मुझे नफरत है भाई। उसके शरीर पर जो होल्स होते हैं वहीं से ये कीड़े बाहर आते हैं। कीड़े पड़ेंगे भाई इसके लिटरली, पर जाकू को कोई भी हैरानी नहीं होती है उसे इस तरह से देखकर। पर जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे कीड़े उसकी तरफ आ रहे हैं। तभी शिनो जाकू को बोलता है, ये बहुत ही खास प्रजाति के कीड़े हैं जो कि इंसानी शरीर को बड़े ही शौक से खाते हैं, बहुत धीरे धीरे, इसीलिए अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए वरना ये तुम्हें खा जाएंगे। पर तभी जाकू को अपने पास्ट के बारे में याद आता है
कि किस तरह से भूख की वजह से वो हमेशा खाना चोरी किया करता था। और तभी ओरोचिमारू की नजर इस बच्चे पर पड़ती है और इसे अपने साथ ले जाता है। और तभी प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके शीनो पर हमला करता है। और तभी वो अल्ट्रासोनिक वेव जो कि वो फेंकने वाला था वो उसके हाथों के बजाय उसकी मांसपेशियों को फाड़कर बाहर निकलता है उसकी बाजुओं में से। उसे समझ में नहीं आता कि अभी हुआ क्या। वो अपने हाथों को देखता है और देखता है कि उसके हाथों में बहुत सारे छेद हो चुके हैं और उस जगह से जहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलते हैं उस जगह को शीनो के कीड़ों ने बंद कर दिया है। इसलिए जब जाकू अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ता है तो उसी वक्त उन कीड़ों ने उस जगह को ही बंद कर दिया था। इसलिए अल्ट्रासोनिक वेव्स उस जगह से नहीं निकल पाई और उसकी बाजू में ही फंसकर रह गई और उसके अंदर के इंटरनल टिश्यूज को फाड़कर बाहर निकलती है। शीनो आबुरामे क्लैन से बिलोंग करता है और इसे बग मास्टर भी कहा जाता है, यानी कि कीड़ों का राजा। और ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर हिडन रखते हैं। जब भी निंजास को जरूरत पड़ती है तब वो कीड़े लड़ाई के वक्त इनकी हेल्प करते हैं। और तभी ककाशी यहाँ पर आ जाता है। साकुरा सास्की के बारे में पूछने लगती है और ककाशी बोलता है, हाँ साकुरा, सास्की अभी ठीक है और मस्त एकदम सो रहा है हॉस्पिटल के अंदर। और दूसरे मैच का विनर होता है शीनो। अब इसके बाद अगला मैच शुरू होता है जो कि होता है कानकुरो और मिसुमी के बीच में और एक काबुटो की टीम का तीसरा मेंबर होता है। अब ये आमने सामने आ जाते हैं और कानकुरो अपने पीठ पर लगी उस भारी सी चीज को बाहर निकालता है। मिसुमी कानकुरो पर हमला करता है पर कानकुरो बड़ी आसानी से उस हमले को डॉज कर लेता है। पर तभी मिसुमी एक प्लास्टिक रबर की तरह कानकुरो के पूरे शरीर को जकड़ लेता है। तुम जितना हिलोगे तुम्हें उतनी ही तकलीफ होगी, इसीलिए हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन को तोड़ दूंगा। कानकुरो बोलता है, कौन किसे तोड़ता है ये तो बाद में पता चलेगा। और तभी मिसुमी कानकुरो की गर्दन को तोड़ देता है। लिटरली उसकी गर्दन टूटने की आवाज सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पर तभी हमें पता चलता है कि ये मिसुमी ने जिसकी गर्दन तोड़ी है वो कानकुरो नहीं है बल्कि वो एक पपेट है और ये पपेट मिसुमी को जकड़ लेता है और असली वाला कानकुरो उस पट्टियों से बाहर निकलता है और अपने हाथों के चाकरा से उस पपेट को कंट्रोल कर रहा होता है और ये पपेट उसकी हड्डियों को कुचलने ही वाला होता है कि तभी मिसुमी हार मान लेता है और हयाते कानकुरो को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। भाई बड़ा छोटा मैच था यार। इन लोगों की फाइट को देखकर नारुतो ककाशी से बोलता है, ककाशी सेंसे ये कैसा टेस्ट है यार, ये तो कितने अजीब लोग हैं। और ककाशी बोलता है, हाँ नारुतो, पर तुम तो उनसे भी ज्यादा अजीब हो, पता नहीं है तुम्हें। और ये सुनकर साकुरा हंसती है और ककाशी बोलता है, साकुरा ये हंसने का वक्त नहीं है, वो देखो सामने। तो अगला मैच होने वाला है साकुरा और इनो के बीच में। आ गया भाई इनका मैच, कट्टर दुश्मन है ये तो। ये दोनों नीचे आते हैं और आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब ये दोनों बहुत अच्छी तरह से फाइट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर मुक्के मुक्के जड़ते हैं। लड़ाई में ये दोनों बिल्कुल बराबर की यूजलेस होती हैं। और तभी इनो साकुरा के पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारती है और उसके मुंह पर भी एक मुक्का मारने वाली होती है, लेकिन तभी उसे साकुरा के अंदर उसकी बचपन वाली दोस्त दिखाई देती है और उसे घूसा मारने के बजाय एक थप्पड़ मार देती है। भाई ऐसे करोगे तुम फाइट? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनो अभी तक साकुरा के साथ अपनी बचपन वाली दोस्ती को भुला नहीं पाई है। भले ही इन दोनों के बीच में सास्के के आने की वजह से लड़ाइयां हुई हैं और इनकी दोस्ती टूट गई थी, लेकिन इनो को अभी तक साकुरा के साथ वो सभी के सभी पल याद हैं जो कि उन्होंने साथ में बिताए थे। और साकुरा बोलती है, भाई ठीक से लड़ ले, मैं वो पुराने वाली साकुरा नहीं हूँ। सुन लिया तुमने बदसूरत इनो? इनो बोलती है, क्या तूने क्या बोला अभी? और ऐसा बोलकर साकुरा अपने हेडबैंड को अपने सर के ऊपर बांध लेती है। इनो भी बिल्कुल वैसा ही करती है और तभी साकुरा शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करती है और उस पर हमला करती है। इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलती है और इनो अपना माइंड ट्रांसफर जुत्सु यूज करती है। शिकामारू ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ये जुत्सु जासूसी करने के लिए यूज किया जाता है, पर ये जुत्सु ये इनो लड़ाई में यूज कर रही है। ये जुत्सु फाइट करने के लिए बना ही नहीं है और अगर इनो साकुरा के ऊपर इस जुत्सु को अप्लाई करने में चूक जाती है तो उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। माइंड ट्रांसफर जुत्सु तब काम करता है जब शिकामारू अपने शैडो पोजेशन जुत्सु की हेल्प से दुश्मन को फंसा लेता है, लेकिन इनो के लिए इस जुत्सु को यहाँ पर यूज करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है और साकुरा उस जगह से भाग जाती है। लेकिन इनो अपना निशाना लगाने में कामयाब हो जाती है और साकुरा के शरीर के अंदर इनो पूरी तरह से घुस जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और साकुरा के शरीर के अंदर घुसकर इनो यानी कि साकुरा अपना हाथ उठाने ही वाली होती है। तभी नारुतो चिल्लाकर बोलता है, साकुरा ऐसा मत करो, तुमने यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत की है, तुम इस तरह से हार नहीं मान सकती। और नारुतो के चिल्लाने की वजह से साकुरा के अंदर वाली जो असली वाली साकुरा होती है वो अचानक से जाग जाती है और इनो को ऐसा करने से रोकने लगती है और इनो को अंदर से बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लग जाती है और उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर करती है। और आखिरकार वही होता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था, इनो बाहर आ जाती है। ऐसा पहली बार होता है कि इनो ने किसी को कंट्रोल करने में गलती कर दी हो और अब इन दोनों के पास फाइट करने के लिए बिल्कुल भी चाकरा नहीं बचा होता। ये दोनों अपनी आखिरी लिमिट्स पर होती हैं। इनो और साकुरा एक दूसरे की तरफ पूरी तेजी से बढ़ती हैं, एक दूसरे पर मुक्का मारते हैं और ये दोनों दूर जाकर गिरती हैं और चाकरा पूरी तरह से खत्म होने की वजह से ये दोनों ही बेहोश हो जाती हैं और हयाते इन दोनों को ही डिस्क्वालीफाई कर देता है और इनो और साकुरा इस लड़ाई के साथ साथ इन दोनों की दुश्मनी भी खत्म हो जाती है और ककाशी और आशुमा सेंसे उन दोनों को यहाँ से ले जाते हैं। साकुरा और इनो पहली बार अपनी लिमिट से आगे बढ़े थे और ऐसा ककाशी और आशुमा ने कभी भी नहीं सोचा था। अब थोड़ी देर बाद इन दोनों को होश आता है और साकुरा बोलती है, क्या मैं हार गई तुमसे? पर इनो बोलती है, नहीं, हम दोनों साथ में ही हारे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम पहले वाली साकुरा नहीं रही हो, ये लो अपना हेडबैंड पहन लो। पर इनो बोलती है, हाँ पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सास के नहीं देने वाली, ठीक है ना? और साकुरा बोलती है, ओए क्या बोला तूने? वो पहले से मेरा है, ठीक है ना? और ये दोनों फिर से जंगली बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाती हैं। इसके बाद हयाते अगले मैच को शुरू करता है और ये होता है 10-10 वर्सेस
वर्सेस तेमारी का मैच। अब टेंटेन और तेमारी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और ऊपर ली और गाई सेंसे चिल्लाकर इसे चीयर अप कर रहे होते हैं। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले टेंटेन, तुम ये कर सकती हो। अब हयाते स्टार्ट बोलता है और ये दोनों एक दूसरे को घूरते हुए बहुत सीरियस नजरों से एक ही जगह पर खड़े होते हैं। हयाते बोलता है तुम्हें किसका इंतजार है, मैच शुरू हो चुका है, मैंने कब का स्टार्ट बोल दिया है। तेमारी बोलती है क्या हुआ तुम्हें, लड़ो मुझसे आकर, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। टेंटेन बोलती है अच्छा तो तुम कहती हो तो ठीक है। टेंटेन तेमारी के ऊपर कुछ शूरिकेन्स को फेंकती है पर वो शूरिकेन्स इसे छू तक नहीं पाती। तभी तेमारी अपने पीछे के उस पंखे को निकाल कर बोलती है इस पंखे को देखो, ये पहला सर्कल है, ये देखो ये पर्पल कलर का सर्कल दिख रहा है ना तुम्हें, इसके जैसा एक और भी है और अगर तुमने उस दूसरे सर्कल को देख लिया तो तुम ये मैच हार जाओ। पर टेंटेन उसकी बातें सुनकर घबराती नहीं है और शांत रहती है। अपनी पॉकेट में से 2 स्क्रोल्स निकालती है और बहुत सारे खतरनाक वेपन्स को समन करके तेमारी के ऊपर अटैक करती है। लेकिन तेमारी उस पंखे की हेल्प से उन सभी वेपन्स को हवा से बाहर उड़ा देती है और अपने पास आने से रोक देती है और इस बार वो उस पंखे को पूरी तरह से खोल देती है और उसके पंखे के तीनों सर्कल्स हमें दिखाई देते हैं। भाई ये लड़की यार उस मदारा वाली फाइट में भी तो होती है। ये देखकर टेंटेन बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तेमारी पूरी ताकत से उस पर विंड स्टाइल jutsu से हमला करती है और टेंटेन बुरी तरह से घायल हो जाती है और तेमारी के ही उस पंखे के ऊपर गिर जाती है। टेंटेन की ऐसी हालत को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। टेंटेन बेहोश हो जाती है, इसलिए हयाते तेमारी को विनर घोषित कर देता है। सभी को पता चल जाता है कि ये सैंड विलेज की टीम बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अभी तो गाराना बाकी है भाई, ये बजाएगा इनकी बैंड और इन्हें हराना एक तरह से नामुमकिन होता है। इसके बाद हयाते अगले मैच को अनाउंस करता है। नारुतो और ली भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं पर तभी स्क्रीन पर नाम आता है शिकामारू वर्सेस किम। ये दोनों नीचे आते हैं और एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। शिकामारू को देखकर इनो उसे चीयर अप कर रही होती है और उसे देखकर ये चोजी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता है, पगलेट लड़की क्या है ये। और शिकामारू बोलता है अरे क्या है ये, अब मैं कुड़ियों से फाइट करूं, क्या बोरिंग लाइफ है यार। वैसे मैंने इसकी और भी निंजा से फाइट की है इसी के विलेज के, पर मैंने इसका कोई जुत्सु नहीं देखा, पर इसने मेरा शैडो पोजेशन जुत्सु देखा हुआ है। ये कितना अजीब मोमेंट है। अगर लड़की से हार गया भाई बेइज्जती बहुत होगी मेरी, क्या करूं। अब हयाते शुरू करता है मैच को और शिकामारू अपनी शैडो को उसकी तरफ भेजता है लेकिन किन बड़ी ही आसानी से वहाँ से डॉज करते हुए उसकी तरफ 2 सैंड बॉन्स फेंकती है जिस पर 2 बेल्स भी लगी होती हैं। पर शिकामारू आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है और वह सैंड बॉन दीवार पर जाकर लगती हैं। पर किम ने उन सैंड बॉन के ऊपर एक वायर लगा रखी होती है और जैसे ही वो उन वायर्स के सहारे उन सैंड बॉन्स को हिलाती है तो उनमें से एक साउंड निकलती है जिसे सुनकर शिकामारू को अचानक से ही कुछ होने लगता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। किन बोलती है ये एक स्पेशल तरह की बेल है जो कि एक स्पेशल वाइब्रेशन क्रिएट करती है जो कि तुम्हारे कानों के सहारे सीधा तुम्हारे ब्रेन के ऊपर जाती है। सबसे पहले अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होगा और उसके बाद तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। उस साउंड की वजह से शिकामारू को बहुत सारी किन्स दिखाई देती हैं और शिकामारू की इस हालत का फायदा उठाकर किन दोबारा उस पर सेनबॉन से हमला करती है और उस हमले से शिकामारू घायल हो जाता है और एक और बार उस पर सेनबॉन से हमला करने लगती है लेकिन तभी उसका हाथ रुक जाता है और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। शिकामारू खड़ा होता है और किन को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अपनी बॉडी को क्यों नहीं हिला पा रही क्योंकि उसने अपना पूरा का पूरा ध्यान शिकामारू के ऊपर लगाया था। शिकामारू बोलता है लगता है मेरा शैडो पोजीशन जुत्सु काम कर गया। किन बोलती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। जब किन उन वायर्स को हिलाकर सैंड बॉन्स पर लगे हुए उन बेल्स को हिला रही होती है तभी शिकामारू ने उनमें से एक वायर को पकड़ लिया था और अपनी शैडो को उस वायर के थ्रू भेज दिया था उसकी तरफ और इसी वजह से शिकामारू का पोजीशन जुत्सु काम कर जाता है। किन अब पूरी तरह से शिकामारू के कंट्रोल में है। शिकामारू जैसा करेगा किन भी बिल्कुल वैसा ही करेगी। इसके बाद किन बोलती है हाँ तो अब तुम क्या करने वाले हो। शिकामारू बोलता है तुम्हें पता है तुम एक बहुत बड़ी सिर दर्द हो, अब मैं तुम्हारे ऊपर एक शूरिकन फेंकने वाला हूँ। क्या तुम पागल हो, तुम ऐसा करोगे तो मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी। शिकामारू बोलता है ये कितना इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं कौन सबसे पहले इस शूरिकन को डॉज कर पाता है। शिकामारू उस पर शूरिकन फेंक देता है और पोजेशन में होने की वजह से किन भी उस पर उस शूरिकन को फेंक देती है पर शिकामारू उस शूरिकन को आसानी से डॉज कर लेता है क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा होती है लेकिन किम की हाइट थोड़ी कम होती है इसलिए वो शूरिकन उसके सिर पर टकरा जाता है और यहीं पर बेहोश हो जाती है। शिकामारू वापस से खड़ा होता है और बोलता है एक समझदार निंजा हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है और उसका पूरा फायदा उठा लेता है। किम के बेहोश हो जाने की वजह से हयाते शिकामारू को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद हयाते अगले मैच को अनाउंस करता है पर उससे पहले कीबा बोलता है अरे यार मेरी फाइट करवाओ, मैं किसी से भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ पर मैं नहीं चाहता कि मेरी फाइट नेजी गारा या उस चंपू से हो जाए, कोई कमजोर सा निंजा मेरे हिस्से में डाल दो यार। तभी स्क्रीन पर नाम आता है नारुतो उजुमाकी वर्सेस कीबा। नारुतो बोलता है तो ठीक है आखिर मेरी बारी आ ही गई। कीबा बोलता है अरे ये देखो आकामारू हमारे सामने एक बच्चा आया है, हम तो सच में कितने लकी है। काकाशी बोलता है अपने मन में जाओ नारुतो और दिखा दो। अब ये दोनों नीचे आते हैं और आमने सामने आ जाते हैं। नारुतो बोलता है तुम्हें पता है मुझे इसी का इंतजार था। कीबा हारने के बाद प्लीज बुरा मत मानना। कीबा बोलता है क्या कहा है तूने, ये तो मैं बोलने वाला था। आकामारू आज नहीं छोड़ते इसे। नारुतो बोलता है अबे ये कुत्ता लेके आया तू, चीटर, ये तो चीटी है भाई। अबे कुत्ता कैसे बोल रहा है तू है। आकामारू इसका नाम। नारुतो हयाते से पूछता है कि भाई क्या है ये कुत्ता लेके आ रखा है यहाँ पे। हयाते बोलता है हाँ ये अलाउड है, शीनो ने बग्स का यूज किया था तो ये कीबा भी तो डॉग का यूज कर सकता है, ये रूल्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। और नारुतो ये सुनकर बोलता है ठीक है भाई अगली बार मैं अपने साथ डायनासोर लेकर आऊंगा, फिर ना बोलियो तो ठीक है ना। सभी को लग रहा होता है कि कीबा इस मैच को बहुत आसानी से जीत जाएगा पर काकाशी और साकुरा
हिनाटा कीबा की चिंता कर रहे होते हैं कि नारुतो इसे बहुत बुरी तरह से मारने वाला है और हिनाटा भी चाह रही होती है कि नारुतो इस मैच को जीत जाए, क्योंकि पता ही है भैया आपको क्रश है नारुतो इसका। अब इसके बाद कीबा पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होता है कि वो नारुतो को बहुत आसानी से हरा देगा। अब हयाते स्टार्ट बोलते हैं और कीबा अपनी बीस्ट मिमिक्री जुत्सु को यूज करता है। इस जुत्सु से उसके नाखून थोड़े से बड़े और नुकीले हो जाते हैं और एक जानवर की तरह बहुत तेजी से नारुतो की तरफ आकर अपने एल्बो से नारुतो के एक घूंसा मारता है और बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि ये मैच यहीं पर खत्म हो गया है, पर नारुतो बहुत आसानी से खड़ा हो जाता है फिर से। कीबा और अकामारू नारुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उस पर हमला करने से पहले कीबा उस पर स्मोक बॉम्ब्स फेंक देता है और हर जगह धुआं हो जाता है। नारुतो को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और कीबा उस पर अंधाधुंध हमला करता है। नारुतो को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता और तभी उस धुएं से बाहर आता है, लेकिन तभी अकामारू उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वापस से उसे उस धुएं के अंदर ले जाता है। अब कुछ समय बाद उस धुएं का असर खत्म होता है और नारुतो बेहोश पड़ा होता है और उसे लगता है कि फाइट यहीं पर खत्म हो चुकी है। कीबा अकामारू को अपने पास बुलाता है और अकामारू उसके हाथ को काट लेता है। कीबा को बहुत हैरानी होती है कि भाई इसके डॉगी ने पहली बार इसको काट डाला और हमें पता चलता है कि कीबा के हाथ को जिसने काटा है वो अकामारू नहीं बल्कि नारुतो है। अबे नारुतो डॉगी बन गया ये। और कीबा के डॉग अकामारू को नारुतो के एक शैडो क्लोन ने पकड़ा होता है। लड़ाई में इस ट्विस्ट को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि नारुतो ने शैडो क्लोन और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को एक साथ यूज किया था। कीबा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और अपने निंजा पिल्स निकालता है। एक पिल खुद खाता है और एक अकामारू को खिला देता है और अकामारू पूरा बदलकर बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है और नारुतो से छूटकर कीबा के पीठ पर जाकर बैठ जाता है और बिल्कुल कीबा की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इनका चाकरा दुगना हो जाता है और इस जुत्सु को बोलते हैं मैन बीस्ट क्लोन। ये दोनों एक साथ नारुतो पर हमला करते हैं और नारुतो बहुत मुश्किल से डॉज कर पाता है। कीबा और अकामारू नारुतो को अटैक करने का मौका तक नहीं देते। कीबा अपना सबसे ज्यादा ताकतवर जुत्सु यूज करता है और वो है मैन बीस्ट अल्टीमेट ताइजुत्सु और घूमते हुए नारुतो की तरफ बढ़ते हैं किसी टॉर्नेडो की तरह और बहुत तेजी से नारुतो पर हमला करते हैं। नारुतो बुरी तरह से घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। साकुरा, ककाशी सभी लोग इसे इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और सभी को लगता है कि नारुतो का खेल खत्म हो चुका है, पर नारुतो वापस से खड़ा हो जाता है और उसके नेवर गिव अप एटीट्यूड को देखकर हिनाटा उससे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। कीबा और अकामारू दोनों उस पर स्मोक बॉम्ब्स फेंकते हैं और वापस से उसी टेक्निक का यूज करते हैं। नारुतो को उससे बचने में बहुत दिक्कत आती है। कीबा बार बार उसी टेक्निक का यूज करता रहता है, लेकिन तभी नारुतो को एक आइडिया आता है और हम नारुतो की एक शैडो को दिखते हैं और जब धुआं हटता है तो यहाँ पर 3 कीबाज होते हैं। कीबा ये देखकर बिल्कुल चौंक जाता है कि यहाँ पर 2 कीबा कैसे हो सकते हैं और अब इस वक्त यहाँ पर 3 लोग हैं। इनमें से एक असली वाला कीबा है, एक अकामारू है और एक नारुतो है जिसने कीबा की फॉर्म ले ली है। लड़ाई के दौरान इस टेक्निक को देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। असली वाले को पहचानना कीबा के लिए कोई मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये बंदा इनोजुका क्लैन से है। इन क्लैंस के निंजास की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है और असली वाले नारुतो को सूंघकर उसे एक जोरदार घूंसा मार देता है और दूर जाकर गिरता है। पर हम देखते हैं कि नारुतो नहीं बल्कि अकामारू होता है। इस बंदे ने अपने ही डॉग पर हमला कर दिया है और कीबा गुस्से में आकर अपने पीछे वाले कीबा को हमला करता है, पर ये भी कीबा नहीं होता, अकामारू होता है। ये देखकर कीबा और बाकी सभी लोग के साथ साथ मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता हूँ। भाई खतरनाक थी ये टेक्निक तो यार। दरअसल जब कीबा ने नारुतो को पहचान लिया था तब नारुतो ने अपना दिमाग लगाया और खुद में नहीं बदला बल्कि अकामारू में बदल गया और तब कीबा को अपने सूंघने की शक्ति पर शक होने लग गया और उसने उस दूसरे वाले कीबा को मारने की कोशिश की, पर वो कीबा असली वाला अकामारू था, जिसका मतलब है कि कीबा ने असली वाले अकामारू को मारा और तभी असली वाला नारुतो उसके सामने आ जाता है। कीबा नारुतो की इस ट्रिक को देखकर और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। कीबा को ऐसे देखकर नारुतो बोलता है कीबा वक्त आ चुका है, अब तुम्हें मैं अपनी सुपर सीक्रेट किलर टेक्निक दिखाता हूँ। कीबा बोलता है तुम उसे तब यूज करोगे ना जब मैं तुम्हें मौका दूंगा। कीबा अपने जुत्सु से उस पर लगातार हमले करता है। कीबा की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि नारुतो को अपना जुत्सु यूज करने का मौका तक नहीं मिलता। नारुतो बहुत ज्यादा थक जाता है और अपनी लिमिट्स पर पहुंच जाता है और कीबा जैसे ही एक फाइनल अटैक करने नारुतो की तरफ बढ़ता है और उसके पीछे की तरफ जाता है, तो जैसे ही कीबा नारुतो के पीछे उस पर हमला करने के लिए आता है और उसके पीछे जाता है तो नारुतो एक बदबूदार पाद देता है। ओह भाई क्या ये, ओ भाई यही थी भाई इसकी टेक्निक नारुतो की। नारुतो का ये कारनामा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। नारुतो ने सीधा उसके नाक के ऊपर अपना खुशबूदार बॉम्ब छोड़ा था और क्योंकि कीबा की सूंघने की शक्ति बाकियों से 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए अब वो कुछ करने की हालत में नहीं रहता और तभी नारुतो इस मौके का फायदा उठाता है और अपने बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है और नारुतो उसे हर तरफ से घेर लेता है और उसकी पिटाई करने लगता है। उसे बुरी तरह से पीटते हैं और एक जोरदार लात कीबा के मुंह के ऊपर मारते हैं और उसका चेहरा नीचे जमीन पर जाकर गिरता है और कीबा का खेल खत्म हो जाता है। कीबा के बेहोश हो जाने की वजह से इस मैच का विनर नारुतो होता है और हयाते नारुतो को इस मैच का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। सभी लोग ये देखकर बौखला जाते हैं कि भाई ये नारुतो ये फिसड्डी जीत कैसे गया। नारुतो इस एकेडमी का सबसे कमजोर स्टूडेंट माना जाता था और उसने आज कीबा को हराकर सबके सामने खुद को साबित कर दिया है कि उसमें भी बहुत दम है और कोई लूजर नहीं है। ककाशी, साकुरा और हिनाटा को सबसे ज्यादा खुशी होती है और अब नारुतो उसे हराकर ऊपर जाता है और हिनाटा नारुतो को बुलाती है अपने पास। नारुतो के घाव को ठीक करने के लिए उसे एक दवाई देती है। कुरानाई सेंसे के बोलने पर नारुतो उस दवाई को ले लेता है। कुरानाई सेंसे इस बात से खुश होती है, लेकिन नेजी इस बात के लिए खुश नहीं होता है। अब इसके बाद कुछ निंजास कीबा को एक स्ट्रेचर के ऊपर लेटा कर ले जा रहे होते हैं। हिनाटा यहाँ पर आती है और उसे उसी दवाई को ऑफर करती है जो कि उसने नारुतो को दी थी और कीबा बोलता है
है, मेरी छोड़ो हिनाटा, अपने बारे में फिक्र करो। अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं। हिनाटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर वो लोग तुम्हारी फाइट सैंड विलेज के उस मॉन्स्टर गारा से या नेजी से करते हैं तो तुम्हें उसी वक्त क्विट करना होगा। ये दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। उनके अंदर रहम नाम की कोई भी चीज नहीं है और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। अब ये लोग इसे यहाँ से ले जाते हैं, पर जिसका डर होता है वही होता है। अब अगले मैच का नाम आता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा होता है हिनाटा ह्यूगा वर्सेस नेजी ह्यूगा। अभी दोनों आमने सामने आ जाते हैं। नेजी हिनाटा से बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारा सामना करना पड़ेगा। हिनाटा बोलती है, मैंने भी नहीं सोचा था भैया। और जैसे ही ये उसे भैया बोलती है, सभी लोग चौंक जाते हैं और नारुतो पूछता है, ककाशी सेंसे, क्या ये दोनों भाई बहन है? ककाशी बोलता है, हाँ ये दोनों ह्यूगा क्लैन से हैं, पर असली के भाई बहन नहीं है। हिनाटा ह्यूगा क्लैन की मुखिया की बेटी है और नेजी उस मुखिया के छोटे भाई का बेटा। एक तरह से ये दोनों कजन्स हैं। अब लड़ाई शुरू होने से पहले नेजी हिनाटा को बोलता है, हिनाटा मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। तुम जानती हो कि तुम कभी भी चुने नहीं बन सकती। तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर और दयालु हो। हमेशा लोगों से दोस्ती करना तुम्हें अच्छा लगता है और लड़ाई से तुम दूर रहती हो। हिनाटा हार मान लो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तुम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि तुम कीबा और शीनो को निराश नहीं करना चाहती थी। तुम तो इस एग्जाम को देना तक नहीं चाहती थी। क्यों, मैंने सही कहा ना? हिनाटा बोलती है, नहीं भैया ऐसा नहीं है, मैं इस एग्जाम को कंडक्ट करना चाहती थी। मैंने चुनिन एग्जाम में हिस्सा लिया क्योंकि मैं अपने आप को बदल सकती हूँ। नेजी बोलता है, हिनाटा तुम ह्यूगा क्लैन के ऊपर एक धब्बा हो। तुम कितने भी कोशिश कर लो, तुम नहीं बदल सकती। एक फेलियर हमेशा फेलियर ही रहता है। हिनाटा अपने क्लैन में सबसे ज्यादा कमजोर है। उसकी छोटी बहन हनाबी ह्यूगा हिनाटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी जब नेजी ने हिनाटा को एक फेलियर बोला तो नारुतो को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नेजी पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कौन होते हो किसी को लूजर कहने वाले? हिनाटा तुम खड़ी क्या हो? क्या तुम इसकी बातों को सुनती रहोगी? इसे दिखा दो कि ये कितना गलत है। कोई भी इंसान लूजर नहीं होता। अगर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। किसी भी इंसान को कम मत आंका करो। हिनाटा नारुतो की बातें सुनकर मोटिवेट हो जाती है और अब हिनाटा अपनी ब्याकुगन का यूज करती है। हिनाटा को ऐसा देखकर नेजी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। उचिहा क्लैन के मेंबर्स के पास जैसे कि शारिंगान होती है, वैसे ही ह्यूगा क्लैन के मेंबर्स के पास ब्याकुगन आइज होती हैं। ये दोनों अपनी ब्याकुगन आइज को एक्टिवेट कर लेते हैं और फाइट करने के लिए अपनी पोजीशंस को ले लेते हैं। दरअसल ये ब्याकुगन एक कैकाई गेन के होता है, बिल्कुल शारिंगान की तरह, और ऐसा माना जाता है कि शारिंगान ब्याकुगन से ही बना था, पर ब्याकुगन शारिंगान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जो इन्होंने पोजीशन ले रखी है अभी फाइटिंग की, इसे ह्यूगा स्टाइल बोलते हैं, जो कि हिडन लीफ विलेज का सबसे खतरनाक जुत्सु माना जाता है। ये ताइजुत्सु ली और माइट गाय के जैसे ताइजुत्सु नहीं है। ये सिर्फ ह्यूगा क्लैन के मेंबर्स ही कर सकते हैं। ये लोग शरीर के अंदरूनी अंगों में वार करते हैं, चाकरा पॉइंट्स पर हमला करते हैं और चाकरा के फ्लो को ही रोक देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत दर्दनाक साबित होता है। नारुतो ककाशी से पूछता है कि भाई ये क्या होता है? चाकरा सिस्टम है। ककाशी बोलता है कि चाकरा सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि बॉडी के अंदर चाकरा को भेजता है। इंसान के ब्लड सिस्टम की तरह इन लोगों के शरीर के अंदर चाकरा फ्लो भी होता है और ये सीधा इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जुड़ा होता है। ह्यूगा क्लैन के लोग अपनी आईज से अपने ओपोनेंट की चाकरा पॉइंट्स को देख सकते हैं और उन पर हमला करके उनके चाकरा फ्लोस को ही रोक देते हैं और इसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। ये बहुत दर्दनाक होता है। अब हयाते मैच को शुरू करता है और हिनाटा अपनी पूरी पावर से नेजी पर हमला करती है और एक दूसरे पर हमला करना शुरू करते हैं और तभी नेजी अचानक से हिनाटा के एक चाकरा पॉइंट पर हमला कर देता है और उसकी चाकरा फ्लो को ही रोक देता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स पर दबाव महसूस होता है और हिनाटा के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। पर इसके बावजूद वो नेजी के सामने टिकी रहती है और हार नहीं मानती। नेजी बार बार उसके चाकरा पॉइंट्स पर हमला करता है पर वो फिर से खड़ी होकर अपनी फाइट को जारी रखती है। हिनाटा को आज पहली बार इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, खासकर कुरोनाई सेंसे, क्योंकि उसे पता होता है कि हर मिशन में हिनाटा आसानी से हार मान लेती है। लेकिन आज हिनाटा को इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर कुरोनाई सेंसे को उस पर बहुत प्राउड महसूस होता है और तभी नेजी हिनाटा के ऊपर एक खतरनाक हमला करता है और हिनाटा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। हयाते मैच को खत्म करने के लिए बीच में आते हैं पर तभी हिनाटा फिर से खड़ी हो जाती है। नेजी ये देखकर बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? हिनाटा तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, फिर क्यों तुम मरना चाहती हो? हिनाटा बोलती है, क्योंकि मैं और ज्यादा अपमानित नहीं होना चाहती। मैं भी साबित करना चाहती हूँ कि तुम गलत हो, मैं लूजर नहीं हूँ। हिनाटा की ये बातें सुनकर नेजी को बहुत गुस्सा आता है और अब इसीलिए हिनाटा को सचमुच जान से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। पर तभी ककाशी, कुरोनाई और माइट गाई यहाँ पर आकर उसे रोक देते हैं और आखिर में इस मैच का विनर नेजी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर तभी हिनाटा के दिल के अंदर और भी ज्यादा पेन होने लगता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नारुतो, साकुरा और ली उसकी तरफ दौड़ते हैं। हिनाटा आज सिर्फ नारुतो की वजह से खुद को बदल पाई थी। पर तभी नेजी नारुतो को बोलता है, हे यू नारुतो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक फेलियर चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो कभी भी अपने आप को नहीं बदल सकता, इसलिए अपनी फालतू की चीयरिंग को बंद कर दो। नारुतो बोलता है, वो तो देखा जाएगा नेजी ह्यूगा। और मेडिकल टीम यहाँ पर आती है और हिनाटा को यहाँ से लेकर जाती है और नारुतो अपने आप में एक प्रॉमिस करता है कि वो इस चुनिन एग्जाम में नेजी ह्यूगा को हरा कर रहेगा और उसको गलत साबित करेगा कि एक लूजर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता अपनी जिंदगी में। अब हिनाटा और नेजी के फाइट के बाद अब सिर्फ 4 लोग ही बचते हैं, जो कि है चोजी, गारा, डोसू और रॉक ली। चोजी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि अब उसे ताकतवर लोगों से लड़ना पड़ेगा। अब अगला मैच शुरू होने से पहले गारा कुछ अजीब हरकतें करने लग जाता है और अपने मैच के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। तभी कांकुरो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाने लगता है जहाँ पर नारुतो अकेला खड़ा होता है। कांकुरो नारुतो के पास आकर बोलता है, हे लड़के, तुम यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो? तुम उस नेजी
नेजी के बारे में कुछ बता सकते हो मुझे? नारुतो बोलता है अच्छा तो तुम्हें नेजी के बारे में जानना है। नेजी वो है जिससे मैं हराने वाला हूँ। और तभी हयाते अगले मैच को शुरू करता है, पर नाम शुरू होने से पहले ही गारा नीचे आकर खड़ा हो जाता है और स्क्रीन पर नाम आता है रॉक ली वर्सेस गारा। आगे भाई गारा की फाइट। ली अपने मैच के लिए पहले से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब फाइट शुरू होने से पहले गाई सेंसे रॉक ली को कुछ एडवाइस देते हैं और रॉक ली नीचे आकर अपने शानदार मार्शल आर्ट पोज में आकर खड़ा हो जाता है। हयाते इस मैच को शुरू करते हैं और ली गारा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रॉक ली जब गारा के ऊपर हमला करता है तो गारा के पीछे लगे उस बकेट से थोड़ी सी सैंड निकलती है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। गारा की इस एबिलिटी को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं सिवाय शीनो को छोड़कर, क्योंकि उसी की टीम ने गारा की हैवानियत को सबसे पहले उस जंगल में देखा था। पर ली भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। ली गारा के ऊपर लगातार अटैक्स करता रहता है, पर गारा बहुत आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। ली जितनी तेजी से गारा पर हमला करता है, गारा की ये सैंड उतनी ही ज्यादा तेजी से उसके अटैक्स को डॉज करने लग जाती है। देखने से ऐसा लगता है कि गारा इस सैंड को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि ये सैंड अपने आप ही गारा को प्रोटेक्ट कर रही है। ली के सभी हमले बेकार हो जाते हैं और इसके बाद वो सैंड ली पर हमला करती है उसे दबोच कर मारने के लिए। पर ली उस अटैक को डॉज करके ऊपर की तरफ चला जाता है। ली समझ जाता है कि अब उसको हराने के लिए उसे सैंड से भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा। साकुरा माइट गाय से पूछती है कि ये ली सिर्फ ताइजेत्सु का यूज क्यों कर रहा है, निंजुत्सु का यूज क्यों नहीं करता? गाय सेंसे बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया होता, लेकिन ली को गेंजुत्सु और निंजुत्सु नहीं आता है, उसके पास ऐसी स्किल्स नहीं है, इसलिए उसने ताइजेत्सु पर फोकस किया था और कड़ी मेहनत करने के बाद ताइजुत्सु उसकी बहुत बड़ी ताकत बन गई। ली मेरे लिए लाखों में एक है। इसके बाद गाय सेंसे ली को चिल्लाकर बोलते हैं ली अब निकाल दो उसे। ली बोलता है पर ये जरूरी है कि गाय सेंसे? अरे हाँ मेरे बच्चे, यही बिल्कुल सही समय है, निकाल दो उसे। रॉकली बोलता है ठीक है गाय सेंसे, जैसे आपकी इच्छा। और हम देखते हैं कि इस रॉकली ने अपने पैरों में एक्स्ट्रा हैवी वेट्स लगाए होते हैं और गाय सेंसे के बोलने पर ली उन वेट्स को हटा देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और जैसे ही वो उन हैवी वेट्स को फेंकता है तो जमीन पर गिरते ही कुछ ऐसा धमाका होता है भाई साहब, कम से कम भी 100-200 टन के होंगे भाई। ये सभी के मुंह खुले रह जाते हैं उस धमाके को देखकर। इसके बाद रॉकली साउंड की स्पीड जितना तेज हो जाता है और गारा के ऊपर हमला करता है। उसका स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि गारा को अपनी सैंड से खुद को डिफेंस करने में बहुत मुश्किल आ रही होती है और आखिरकार ली गारा को एक जोरदार मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि इसने गारा पर हमला कर दिया। तिमारी कनकुरो और उसकी सैंड से बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा पहली बार था कि किसी ने गारा को हाथ लगाया था। पर तभी उस हमले की वजह से गारा के चेहरे से सैंड गिरने लगती है। मतलब कि ये गारा सिर्फ सैंड का कवर ही नहीं, खुद पूरी तरह से सैंड से ढका हुआ है। इसी वजह से गारा के शरीर के ऊपर आज तक एक भी खरोंच नहीं आई होती है और गारा एकदम शैतान की तरह लग रहा होता है। सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और गारा फिर से पहले की तरह बन जाता है। रॉकली को एक आइडिया आता है और अपने हाथों की पट्टियों को खोल देता है और पूरी तेजी से गारा की तरफ आकर उसे किक मारता है, उसे हवा में उछालता है और अपनी हाथों की पट्टियों से बांध देता है और घूमते हुए पूरी स्पीड के साथ जमीन के ऊपर गिरता है। ये देखकर सभी को लगता है कि ली ने गारा को फाइनली हरा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गारा धूल में मिल चुका है, पर हम देखते हैं कि वो फिर से जाकर ली के पीछे आकर खड़ा हो चुका है। उस हमले की वजह से ली बुरी तरह से थक जाता है। गारा इस मौके का फायदा उठाता है और अपने सैंड से उस पर बहुत बुरी तरह से हमले करने लगता है। ली उसके अटैक्स को बहुत मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। लगभग नामुमकिन होता है इसके अटैक्स को डॉज करना और डॉज करने की वजह से ली बहुत ज्यादा थक जाता है। और साकुरा गाय सेंसे से पूछती है कि ली को इतनी मुश्किल क्यों हो रही है इसे डॉज करने में, उसके लिए तो ये आसान होना चाहिए था ना। तभी गाय सेंसे बोलते हैं प्राइमरी लोटस एक बहुत खतरनाक टेक्निक है, लेकिन लड़ाई के दौरान जो इसे यूज करता है उसे अपने पूरे के पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है और एक तरह से अपने शरीर को हिला पाना भी मुश्किल हो जाता है। तभी रॉकली अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है जब उसके पास कोई भी हुनर नहीं था, ना ही निंजुत्सु ना ही गेंजुत्सु, बस वो थोड़ा बहुत ताइजुत्सु जानता था और एक पावरफुल निंजा बनने के लिए वो पूरा दिन ट्रेनिंग में लगा रहता था। पर वो अच्छे से जानता था कि जिसके पास निंजुत्सु ही नहीं है वो आखिर एक निंजा कैसे बन सकता है। ली अपने अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था और तभी उसे गाय सेंसे ने यहाँ पर आकर बताया कि जब तुम अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रखते हो तो तुम्हारी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाती है, लेकिन अगर तुम अपने ऊपर विश्वास रखो और कड़ी मेहनत करो तो चाहे तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट ना हो लेकिन ट्रेनिंग कर एक महान निंजा बन सकते हो। फिर गाय सेंसे ने उसे सब कुछ सिखाया और उसका ताइजुत्सु बेहतर से बेहतर बनाया। इन पुरानी बातों को याद करके ली गाय सेंसे को उस पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया बोलता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि रॉकली इतना ज्यादा थका होने के बावजूद भी इतनी तेजी से मूव कर रहा है। ली के फेस के ऊपर एक स्माइल होती है और मन में बोलता है कि गाय सेंसे मुझे स्माइल करते हुए देख रहे हैं, मैं ये मैच नहीं हार सकता। इधर गाय सेंसे बोलते हैं कि लीफ विलेज का लोटस 2 बार खिलता है और तभी ककाशी हैरान होते हुए गाय से पूछता है 1 मिनट, क्या ली 8 इनर गेट्स को खोल सकता है और हिडन लोटस भी यूज कर सकता है? और गाय उसे हाँ बोलता है। साकुरा पूछती है कि ये 8 इनर गेट्स क्या होते हैं? ककाशी बताता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में 8 गेट्स होते हैं जहाँ पर चाकरा सबसे ज्यादा होता है। हर गेट का एक अलग अलग नाम भी होता है, जैसे गेट ऑफ ओपनिंग, गेट ऑफ रेस्ट, गेट ऑफ लाइफ, गेट ऑफ पेन, गेट ऑफ क्लोजिंग, गेट ऑफ जॉय, गेट ऑफ शॉक और लास्ट गेट ऑफ डेथ। ककाशी के पूछने पर गाय उसे बताता है कि ली अभी सिर्फ 5 गेट्स ही खोल सकता है और प्राइमरी लोटस में सिर्फ फर्स्ट गेट ही ओपन होता है, जिससे कि मसल का स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है। सेकंड गेट ओपन होने पर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और थर्ड गेट ओपन होने पर पर्सन हिडन लोटस में चला जाता है, जिसके बारे में हमें आगे के पार्ट्स में बहुत कुछ पता चलने वाला है। साकुरा बोलती है कि जब प्राइमरी लोटस यूज करने पर ही ली की बॉडी
ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था। तो ली अगर थर्ड गेट को ओपन कर देगा तो उसके साथ क्या होगा? तो ककाशी बोलता है इनर गेट खोलने से एक निंजा 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन जाता है, पर बदले में उसकी डेथ भी हो सकती है। और ककाशी गाय सेंसे से बोलता है कि उसने नहीं सोचा था कि गाय सेंसे एक ऐसा इंसान निकलेगा जो कि अपने ही स्टूडेंट को मौत के घाट उतार सकता है। गाय सेंसे बोलता है ककाशी तुम अभी ली को नहीं जानते और ना ही उसके सपनों के बारे में। और गाय ली की उसी बात को याद करता है जब ली ने बोला था कि वो प्रूफ करेगा कि गेंजुत्सु और निंजुत्सु के बिना भी वो एक निंजा बन सकता है। इस तरफ ली अपना थर्ड गेट ओपन करने लगता है। उसके चारों तरफ एक ऑरा सा बन जाता है। ली का पूरा फेस रेड हो जाता है और उसकी सारी की सारी नसें भी दिखने लगती हैं। ली इसे गेट ऑफ लाइफ कह के ओपन करता है और अब ये फोर्थ गेट को भी ओपन करने लग जाता है और ली की पूरी बॉडी एक ग्रीन ऑरा से कवर हो जाती है। और अब ली गारा पर हमला कर देता है। गारा उसे डॉज नहीं कर पाता और हवा में उछल जाता है। ली के अटैक्स 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। सभी लोग उसकी फोर्स को फील कर पा रहे थे। ली गारा के साथ हवा में जंप करके हवा के बीच में फाइट करता है उससे और गारा को किसी बॉल की तरह उछाल रहा होता है, उस पर लगातार अटैक्स कर रहा होता है। गारा नीचे गिर जाता है और उसकी सैंड का वो आर्मर भी अब टूटने लग जाता है। इसके बाद ली गारा को ऊपर हवा में पकड़कर अपना फिफ्थ गेट ऑफ क्लोजिंग ओपन करता है और गारा पे हिडन लोटस अटैक कर देता है। ली उसे पटक देता है और ली वापस से नॉर्मल हो जाता है और दूसरी तरफ जाकर गिरता है। और जैसे ही धुआं उठता है तो हम देखते हैं कि गारा की इस सैंड की बोतल ने उसके अटैक से होने वाले डैमेज को कम कर दिया था और वो सैंड गारा के नीचे होती है। इस अटैक ने गारा को बुरी तरह से हिला डाला था। गारा अपने हैंड से सैंड कॉफिन अटैक करता है और ली उससे बचने के लिए भागता है, पर उसकी लेफ्ट लेग और आर्म उस सैंड में आ जाती है और गारा सैंड कॉफिन से उसकी लेफ्ट आर्म और लेग को क्रश कर देता है और ली को मारने के लिए उस पर सैंड से हमला करता है। पर तभी गाय सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और उस सैंड से ली को डिफेंड करते हैं। ये देखकर गारा को कुछ लोगों की याद आती है जिसमें कोनकुरो और तेमारी भी होते हैं। इसके बाद गारा गाय से पूछता है तुम ली को बचाने क्यों आए हो? गाय बोलता है ली मेरा एक बहुत प्रीशियस स्टूडेंट है, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। गारा क्विट करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लेता है, जबकि उसकी आर्म और एक लेग से खून आ रहा होता है। गाय सेंसे ये देखकर रोने लगता है। ली होश में नहीं होता, लेकिन बेहोशी में भी वो खुद को प्रूफ करने के लिए लड़ जाता है। ये देखकर हयाते गारा को विनर डिक्लेयर कर देता है। ली को लेने के लिए मेडिक्स की टीम यहाँ पर आ जाती है। उसमें से एक मेडिक कुछ चेक करता है और माइट गाय को थोड़ा साइड में ले जाकर उसे बोलता है कि ली की बॉडी ने बहुत ज्यादा प्रेशर झेला है और अब उसकी लेफ्ट लेग और आर्म भी क्रश हो चुकी है, जिसकी वजह से अब जब भी ली होश में आएगा तो वो कभी भी अब एक शिनोबी की लाइफ नहीं जी पाएगा। ये सब सुनकर गाय सेंसे और नारुतो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और गाय सेंसे ली की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है कि काश उसने इस फाइट को पहले ही रुकवा दिया होता। इसके बाद मेडिक्स ली को यहाँ से ले जाने लगते हैं। अब ककाशी माइट गाय को बोलता है कि अब उसे संभल कर रहना होगा और उसे रॉक ली को भी समझाना होगा कि जिंदगी खत्म नहीं हुई है अभी। अब इसके बाद लास्ट फाइट रह जाती है और हयाते उन दोनों को आगे आने के लिए बोलता है। चोजी और डोसो आगे आते हैं और डोसो मन में बोलता है कि उसे किसी भी तरह से इस मैच को जीतना है, क्योंकि वो सास्के से फाइट करना चाहता है, क्योंकि ओरोचिमारू ने सास्के को अपनी पावर्स देके डोसो को बेवकूफ बनाया है और सास्के को मारने के लिए भेजा है। तो शायद अब डोसो बदला लेने के लिए सास्के को मारना चाहता है। इस तरफ चोजी अपने मन में सोचता है कि उसे ये फाइट जीतने पर बारबी को खाने को मिलेगा, तो उसे इस मैच को जीतना ही होगा। अब इन दोनों की फाइट शुरू होती है। चोजी एक्सपेंशन जुत्सु यूज करके फूल कर कुप्पा हो जाता है और बोल्डर की तरह गोल गोल घूमकर डोसो पर हमला कर देता है। शिकामारू मन में सोचता है कि अब चोजी ने ईयर्स को कवर कर लिया है, तो अब डोसो के सोनिक अटैक्स उस पर काम नहीं करने वाले। लेकिन डोसो चोजी को डॉज कर लेता है और चोजी एक दीवार में जाकर घुस जाता है। डोसो उसे एक पंच मारता है। चोजी बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे ईयर्स पूरी तरह से कवर्ड है। डोसो अपनी आर्म्स से सोनिक वेव्स निकालता है और चोजी नॉर्मल होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। डोसो बताता है कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है, जो कि साउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर सकती है और डोसो के अटैक के लिए चोजी की बॉडी ही इनफ थी और ये खुद इसकी बॉडी एक बहुत बड़ा सा ईयर है। हयाते डोसो को विनर डिक्लेयर कर देता है और थर्ड एग्जाम के प्रिलिमिनरी राउंड्स अब खत्म हो चुके हैं। और इस तरफ हम काबुटो को देखते हैं, जो कि ओरोचिमारू से मिलने आया होता है। ओरोचिमारू बोलता है कि इस विलेज में बहुत समय से शांति है। काबुटो बोलता है तो सर क्यों ना इस शांति को भंग किया जाए। और अब ओरोचिमारू काबुटो को सास्के को किडनैप करने का काम दे देता है, पर उसके रास्ते में एक प्रॉब्लम आ सकती है, नारुतो उजुमाकी। ओरोचिमारू बताता है कि सास्के इताची से बदला लेना चाहता है। इताची सास्के के बड़े भाई का नाम है, पर नारुतो के आसपास रहने की वजह से सास्के की बदले की आग कम होती जा रही है। तो सास्के को यूज करने के लिए उसे नारुतो से दूर करना होगा, जिससे कि सास्के के अंदर की डार्कनेस बढ़ेगी। काबुटो ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और सास्के के पास जाने के लिए वहाँ से जाने लगता है। ओरोचिमारू काबुटो को रोकता है और उससे कहता है कि अगर काबुटो ओरोचिमारू को रोकने के बारे में सोच रहा है तो उसे सास्के को जान से मारना होगा, क्योंकि ओरोचिमारू को वो कभी भी नहीं हरा पाएगा। ये सुनकर काबुटो हैरान रह जाता है और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं, पर ओरोचिमारू बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। और इस तरफ थर्ड होकागे डिक्लेयर करते हैं कि फाइनल एग्जाम आज से ठीक 1 महीने बाद होगा, क्योंकि पास हुए सभी के सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी सारी की सारी टैक्टिक्स दिखा चुके हैं और अब इस 1 महीने में उन्हें अपनी नई टैक्टिक्स पर काम करना होगा और फाइनल एग्जाम के लिए ट्रेनिंग भी करनी होगी। और अब प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो 10 राउंड्स हुए थे उसमें साकुरा इनो वाला मैच टाई हो गया था, जिसकी वजह से उन दोनों में कोई भी आगे नहीं बढ़ा और अब सिर्फ 9 गेनिन्सी फाइनल एग्जाम में फाइट करेंगे। इनका नाम है नारुतो, सास्के, नेजी शिकामारू, शिनो, गारा, कोनकुरो, तेमारी और डोसु। और इस सीरीज का 4th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और इसका अगला पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही जल्द आने वाला है। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं भाई, पहले से थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 15,000
10,000 लाइक्स। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। और सभी 10 फाइट्स में से सबसे बेस्ट वाली फाइट कौन सी लगी प्लीज नीचे वो भी जरूर बताना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।